नमस्कार। सोचिए आप एक पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। बेचने वाला कहता है गाड़ी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप उसकी बात पे यकीन करके बस पैसे दे देंगे? या फिर आप एक मैकेनिक को बुलाएंगे, इंजन चेक करवाएंगे, सर्विस हिस्ट्री देखेंगे और एक टेस्ट ड्राइव तो जरूर लेंगे, है ना? आज हम जिस दस्तावेज पर बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही दिखाता है। बैंकिंग की दुनिया में कुछ बैंक करोड़ों रुपए की पुरानी गाड़ियां यानी दूसरे बैंकों के लोन बिना टायर को हाथ लगाए ही खरीद रहे हैं। इस प्रक्रिया को लोन टेकओवर कहते हैं। बाहर से ये बड़ा सीधा लगता है, पर आज हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि जब बैंक ये जरूरी मैकेनिक वाले चेक छोड़ देते हैं तो अंदर ही अंदर कितना बड़ा जोखिम पक रहा होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चेक सिर्फ कोई फॉर्म भरने जैसा काम नहीं है। ये तो बैंकिंग सिस्टम की सेफ्टी बेल्ट है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक बैंक किसी दूसरे बैंक का सिरदर्द मतलब उसकी समस्या अपने गले न डाल ले। हर एक नियम के पीछे सालों के अनुभव और कई बार बड़ी-बड़ी गलतियों से सीखे गए सबक होते हैं। तो चलिए इस गाड़ी की पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली गड़बड़ कहाँ में मिलती है। दस्तावेज के हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे पहली कमियां वो ड्यू डिलिजेंस में ही है, यानी गाड़ी खरीदने से पहले की जांच पड़ताल में। इसमें कुछ बातें तो मतलब वाकई हैरान करने वाली हैं। जैसे जिस बैंक से लोन लिया जा रहा है उससे एक तय फॉर्मेट में क्रेडिट जानकारी तक नहीं ली गई। ये तो ऐसा हुआ कि आपने गाड़ी के पुराने मालिक से पूछा ही नहीं कि वो इसे सर्विस के लिए कहाँ ले जाता था। और तो और अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन था तो उसकी असली लागत क्या है ये पता करने के लिए मार्केट में किसी और सप्लायर से पूछा तक नहीं गया। हाँ, और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब कोई बैंकर बाजार में किसी प्रोजेक्ट की लागत के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि बोरोवर जो कीमत बता रहा है वो असली है या उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। इसके बिना बैंक बस उस कागज पर भरोसा कर रहा है जो उसे दिया गया है। ये तो ऐसा है कि बेचने वाला कहे कि गाड़ी 25 का माइलेज देती है और आप बस मान लें, बिना चलाए। मुझे 1 मिनट रुकना पड़ेगा। दस्तावेज में लिखा है कि कई मामलों में अधिकारियों ने लोन मंजूर करने से पहले यूनिट का दौरा तक नहीं किया। मतलब किसी ने जाकर ये देखा ही नहीं कि जिस फैक्ट्री या बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा है वो असल में है भी या नहीं। मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाती हूँ और मुझे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी वो ऑफिस का पता वेरीफाई करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि करोड़ों का लोन बिना फैक्ट्री देखे पास हो जाए? और यही सबसे बड़ा खतरा है। जमीनी हकीकत कागजों से बहुत अलग हो सकती है। यूनिट का दौरा करने से आपको पता चलता है कि मशीनें चल भी रही हैं या उन पर धूल जमी है, वहां कोई काम कर रहा है या ताला लगा हुआ है। आसपास के सप्लायर्स और खरीदारों से बात करने से कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन का पता चलता है। बिना विजिट के बैंक हवा में तीर चला रहा है। ये गाड़ी खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव ना लेने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो बिना देखे ही गाड़ी खरीदने जैसा है। तो ये तो ऐसा हुआ कि आपने ना सर्विस हिस्ट्री देखी ना टेस्ट ड्राइव ली, और दस्तावेज कहता है कि बात यहीं खत्म नहीं होती। जहां जरूरी था वहां स्टॉक ऑडिट भी नहीं किया गया। ये स्टॉक ऑडिट क्या भला है? आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? स्टॉक ऑडिट बहुत बहुत जरूरी है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो सामान बनाती या बेचती हैं। देखिए, बैंक अपना पैसा कंपनी के स्टॉक यानी उसके कच्चे माल और तैयार माल को सिक्योरिटी मानकर देता है। स्टॉक ऑडिट एक तरह की गिनती है, ये पक्का करने के लिए कि कंपनी के गोदाम में उतना माल है भी या नहीं जितना वो कागजों पर दिखा रही है। अगर कागज पर 1 करोड़ का माल है और असल में सिर्फ 50 लाख का है तो बैंक की सिक्योरिटी तो आधी रह गई। बिल्कुल। स्टॉक ऑडिट छोड़ना मतलब ये मान लेना कि गोदाम में उतना ही माल है जितना बताया गया है, जो एक बहुत बड़ा जुआ है। ठीक है, तो शुरुआती जांच पड़ताल तो पूरी तरह से गड़बड़ थी। लेकिन कोई सोचेगा कि चलो जो फाइनल अप्रूवल देते हैं, जो आखिरी चेक पर साइन करते हैं, वो तो इन चीजों को पकड़ लेंगे, है ना? खैर, दस्तावेज के मुताबिक कहानी यहाँ और भी अजीब हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे साफ नियम बताए गए हैं जिन्हें सीधे सीधे नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए था, पिछले साल में स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए था, और पिछले 18 महीनों में CRLC रिपोर्ट में SMA 2 नहीं दिखना चाहिए था। ये सब सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि ये तो बैंकिंग के ABC जैसे नियम लगते हैं। कोई अनुभवी बैंकर इन्हें क्यों नजरअंदाज करेगा? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी भी कीमत पर लोन बुक
बढ़ाने का दबाव है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। इन नियमों को समझने के लिए एक ट्रैफिक लाइट का उदाहरण लेते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट मतलब हरी बत्ती, सब ठीक है, पेमेंट टाइम पे आ रहा है। एक होता है SMA 1, वो है पीली बत्ती, मतलब पेमेंट 30 दिन लेट है, सावधान हो जाओ। लेकिन SMA 2, जिसका जिक्र आपने किया, वो है लाल बत्ती, पेमेंट 60 दिन से ज्यादा लेट है। ये एक साफ संकेत है कि आगे बड़ा खतरा है। अब आप ही बताइए, कोई जानबूझकर लाल बत्ती क्यों पार करेगा? अक्सर इसके पीछे टारगेट्स का दबाव होता है कि हमें इस महीने में इतने करोड़ का बिजनेस करना ही है, और इस जल्दबाजी में प्रक्रिया और सुरक्षा दोनों पीछे छूट जाते हैं। मतलब बिजनेस बढ़ाने की होड़ में बैंक एक ऐसी गाड़ी खरीद रहा है जिसकी बत्ती पहले से ही लाल हो रखी है। और वित्तीय जांच पड़ताल का क्या? दस्तावेज कहता है कि पिछले 3 साल की ऑडिट की हुई बैलेंस शीट्स का विश्लेषण ही नहीं किया गया। बिल्कुल, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट किसी कंपनी के स्वास्थ्य का सालाना रिपोर्ट कार्ड होते हैं। इनसे पता चलता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है या घाटे में जा रही है, उसकी बिक्री बढ़ रही है या घट रही है। इन रिपोर्ट कार्ड्स को देखे बिना लोन देना, ये ऐसा है जैसे आप किसी छात्र को स्कॉलरशिप दे रहे हैं बिना उसकी पिछली मार्कशीट देखें। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, पिछले बैंक से कम 1 साल की पास शीट यानी अकाउंट स्टेटमेंट भी नहीं ली गई। ये बैलेंस शीट से कैसे अलग है? ये क्यों जरूरी है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बैलेंस शीट साल के अंत की एक तस्वीर है, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उस पूरे साल की फिल्म है। वो दिन प्रतिदिन के कैश फ्लो की असली कहानी बताती है। क्या कंपनी के खाते में पैसा आता जाता है या वो ज़्यादातर खाली रहता है? क्या बड़े बड़े चेक बाउंस हो रहे हैं? क्या मालिक कंपनी के खाते से बहुत सारा पैसा पर्सनल कामों के लिए निकाल रहा है? ये सारी बातें ये आपको सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट से ही पता चलती हैं। इसके बिना आपके पास सिर्फ एक अधूरी और शायद झूठी कहानी है। दस्तावेज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एक और खास नियम का जिक्र है कि यूनिट कम से कम 1 साल से चल रही हो और कम से कम 6 महीने का संतोषजनक रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड हो। इसका भी आकलन नहीं किया गया। ये नियम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि बिजनेस स्थिर है, उसका मॉडल काम कर रहा है। बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के आप बस उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे बुनियादी सुरक्षा उपायों को भी ताक पर रख दिया गया है। तो खराब गाड़ी खरीद ली गई, डील हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर कराने और उसका रखरखाव करने का हिस्सा। और दस्तावेज के अनुसार शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक कमियां यहीं पर है, यानी लोन मंजूरी के बाद इन चूकों की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले दस्तावेजीकरण, यानी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन जैसी जरूरी चीजें नहीं ली गईं। फिर आती सिक्योरिटी की बात, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी उसके मूल दस्तावेज सीधे दूसरे बैंक से नहीं लिए गए। मार्जिन और LTV यानी लोन टू वैल्यू रेशो का भी पालन नहीं हुआ। यहीं पर अनुशासन की कमी साफ दिखती है। मूल दस्तावेज सीधे दूसरे बैंक से लेना ये पक्का करता है कि वो असली हैं और कहीं और गिरवी नहीं रखे गए हैं। और मार्जिन और LTV रेशियो ये तय करते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले कितना लोन दिया जा सकता है। अगर आप 100 रुपए की चीज पर 95 रुपए का लोन दे रहे हैं, तो आपके पास जोखिम से बचने की गुंजाइश बस 5 रुपए की बचती है। जरा सा भी बाजार नीचे गया, अपनी सिक्योरिटी यानी अपने चार्ज को ROC के साथ रजिस्टर ही नहीं कराया। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसका क्या मतलब है? क्या ये सच में एक बड़ी बात है? ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इसे आसान भाषा में समझिए। ये ऐसा है जैसे आपने घर खरीदा लेकिन उसकी रजिस्ट्री कभी अपने नाम पर करवाई ही नहीं। कानूनी तौर पर उस घर पर आपका पहला हक है ही नहीं। अगर घर बेचने वाला दिवालिया हो जाता है तो दूसरे लोग जिनसे उसने उधार लिया है वो आपके घर पर दावा कर सकते हैं और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ROC में चार्ज रजिस्टर ना कराना बैंक के लिए ठीक यही स्थिति पैदा करता है। ये एक बुनियादी कानूनी जरूरत है जिससे छोड़ देना समझ से परे है। वाह, मतलब बैंक ने प्रॉपर्टी के कागज तो ले लिए, पर सरकार को बताया ही नहीं कि अब इस पर उसका हक है। और गलतियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, सिस्टम में ब्याज की सही दर अपडेट नहीं की गई, प्रोसेसिंग फीस जैसी चीजें जो बैंक की कमाई होती हैं वो भी नहीं ली गईं। और सबसे जरूरी बात, लोन के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। इसे एंड यूज मॉनिटरिंग की विफलता कहते हैं। मैं आपको अपने करियर की शुरुआत का एक किस्सा बताता हूं। एक कंपनी ने कपड़ा बनाने की नई मशीन के लिए लोन लिया। एंड यूज मॉनिटरिंग के नाम पर बस बोरोवर ने एक फोटो भेज दी। महीनों बाद जब लोन खराब हो गया तो रिकवरी टीम ने पाया कि फैक्ट्री में जो मशीन थी वो एक पुरानी जंग लगी हुई मशीन थी जिस पर नया पेंट करके लोगो लगा दिया गया था।
लोन का पैसा कहीं और जा चुका था। इसीलिए आपको सिर्फ फोटो पर नहीं, बल्कि जाकर उस मशीन का सीरियल नंबर इनवॉइस से मिला के चेक करना होता है। अगर पैसा सही जगह नहीं लगा, तो जिस संपत्ति से कमाई होनी थी और लोन चुकाया जाना था, वो कभी बनी ही नहीं। और निगरानी में भी कमी थी। लोन देने के बाद यूनिट का दौरा नहीं हुआ। स्टॉक स्टेटमेंट जो हर महीने या 3 महीने में आने चाहिए, वो भी समय पर नहीं लिए गए। ये सब डैशबोर्ड पर जलने वाली चेतावनी की बत्तियां हैं। लोन देने के बाद विजिट करने से पता चलता है कि बिजनेस जैसा बताया गया था वैसा चल भी रहा है या नहीं। समय पर स्टॉक स्टेटमेंट न मिलने का मतलब है कि बैंक को अंधेरे में रखा जा रहा है कि उसकी सिक्योरिटी की आज की तारीख में कीमत क्या है। ये सब लाल झंडे हैं जिन्हें समय रहते पहचानना होता है। और आखिर में बीमा और गारंटी का मुद्दा। जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी, उसका बीमा या तो खत्म हो चुका था या फिर उसकी कीमत प्रॉपर्टी के असली मूल्य से बहुत कम थी। और जहां जरूरी था, वहां लोन को CGTMSE जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत कवर भी नहीं किया गया था। अब देखिए कि ये सारी छोटी छोटी गलतियां मिलकर कैसे एक बड़ा तूफान खड़ा करती हैं। अगर प्रॉपर्टी का बीमा खत्म हो गया है और कल वहां आग लग जाए, तो बैंक की सिक्योरिटी रातों रात शून्य हो जाती है। बिल्कुल। और CGTMSE जैसी योजनाएं बैंक को डिफॉल्ट होने पर एक सुरक्षा देती हैं। उसे ना लेना मतलब जानबूझकर बिना हेलमेट के बाइक चलाना है। ये एक के बाद एक कमजोर होती कड़ियों की एक चेन है, जहां एक भी कड़ी टूटने पर पूरी चेन बिखर सकती है। तो कुल मिलाकर हमने जो देखा वो ये है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर करना सिर्फ एक पैसों का लेन देन नहीं है। ये असल में जोखिम का एक पूरा का पूरा ट्रांसफर है। और जैसा कि इस दस्तावेज से साफ है, अगर किसी भी स्तर पर प्रक्रिया में चूक होती है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ड्यू डिलिजेंस या जांच पड़ताल कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे इस तरह देखिए, लोन टेक ओवर करना किसी बच्चे को गोद लेने जैसा है। आप सिर्फ उसके पुराने स्कूल के रिकॉर्ड देखकर उसे घर नहीं लाते। आप घर लाने के बाद भी उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई, उसकी आदतों पर लगातार नजर रखते हैं। यहां ऐसा लग रहा है कि बैंकों ने गोद लेने के कागजों पर साइन तो कर दिए हैं, लेकिन बच्चे से मिले बिना, उसका हालचाल जाने बिना। इन सभी चूकों और नज़रअंदाज किए गए नियमों को देखते हुए एक सवाल मन में उठता है, क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों द्वारा की गई अलग-अलग गलतियां हैं, या ये उस बड़े सिस्टम की तरफ इशारा करती हैं जहां बिजनेस के टारगेट पूरे करने की जल्दी नियमों के अनुशासित पालन पर भारी पड़ जाती है? और जब रफ्तार और प्रक्रिया में टकराव होता है, तो अक्सर जीत किसकी होती है और उसकी कीमत कौन चुकाता है?